स्वागत है साथियों टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्या? आज हम देखने वाले हैं प्यारे मित्र, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ और जीरोथ लॉ। थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। प्यारे मित्र, जहाँ तक बात है जेई एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, आरआरबी जेई के लिए, इसमें आपके फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ जो है अधिक पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। और कभी भी थर्ड लॉ जब पूछेगा प्यारे मित्र, तो वहां से हमें हमेशा डिफिनीशन पूछ लेगा, उसका हल्का सा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन डाल देगा, वो हम आपको बताएंगे। तो हम बेसिक से देखेंगे प्यारे मित्र। तो हमेशा टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से हमेशा स्वागत रहेगा। तो चलते हैं, क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ क्या बोलता है। थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, बेसिक्स देखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ क्या है, जीरोथ लॉ के बारे में हम ध्यान दें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जैसे कि बोला क्या, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, इसका यूज कहाँ किया जाता है, या इसका यूज प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए कहीं टेम्परेचर मेजरमेंट किए के लिए, तापमान को मेजरमेंट करना है, तो वहां जीरोथ लॉ। तो होता क्या है, कहने का मतलब ध्यान से दीजिए। मान लीजिए कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट नंबर ए, ऑब्जेक्ट नंबर ए। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कोई है, यहाँ से देखिए, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, वी है हमारा, वस्तु हमारी ये वी है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 3 हमारा यहाँ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ दूसरे कलर से देख ले, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, ये वाला यूज करें। ऑब्जेक्ट वही तो है, थोड़ा सा ये वाला कलर यूज करें ना। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर सी है हमारा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या प्यारे में, तो ध्यान से देखिएगा, होगा क्या। ऑब्जेक्ट नंबर एक, ऑब्जेक्ट नंबर, इसका टेम्परेचर मान ले T1, इसका टेम्परेचर क्या मान ले, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है हमारा, इसका टेम्परेचर T1 है, या टी ए है, सॉरी ना, इसका टेम्परेचर क्या है, TA है, इसका टेम्परेचर TA है, ठीक है। इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, इसका टेम्परेचर TC है। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ बोलता है कि जब भी प्यारे मित्र, जब भी अगर इसका इसका टेम्परेचर इक्विवेलेंट हुआ, T1 इक्वल टू TB, अगर यदि थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है प्यारे में, ध्यान दीजिए, यदि T1 इक्वल टू TB और प्यारे मित्र T1 TA इक्वल टू TC, तो हमेशा तब थर्ड लॉ से क्या होगा, थर्ड लॉ से क्या होगा, यानी जीरोथ लॉ से क्या होगा, जीरोथ लॉ से प्यारे मित्र होगा हमारा, जीरोथ लॉ से क्या होगा, टी ए बराबर क्या, टी सी, टी ए बराबर क्या, टी सी। ध्यान दीजिए, थर्ड लॉ ने बोला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से थर्मो टेम्परेचर में इक्विवेलेंट हो, यानी कि टेम्परेचर समान हो, और वही ऑब्जेक्ट दूसरे तीसरे से ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर में समान हो, तो प्यारे मित्र वे तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये दोनों भी इक्विवेलेंट में होंगे, ये और ये तीनों मिला के T1 इक्वल टू T2 और TB इक्वल टू TC, यानी तीनों ऑब्जेक्ट का तापमान समान हो जाएगा प्यारे मित्र। तो इसमें बोला क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंपेरिजन किया गया, तो टेम्परेचर क्या हुआ, समान हुआ। तो हम कह क्या सकते हैं जीरो ला के, टी ए और सॉरी टीबी और टीसी, टीबी और टीसी दोनों टेम्परेचर बराबर होगा। तो हम थर्ड लॉ से देखते हैं क्या, कि तीनों टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट होंगे। कन्फर्म प्यार मित्र। अब थर्ड लॉ मतलब सॉरी, जीरोथ लॉ के, जहाँ थर्ड लॉ बोल रहे हैं गलत है, जीरोथ लॉ जहाँ भी बोले हम वही है ना, जीरोथ लॉ। तो इसका यूज कहाँ किया जाएगा, इसका यूज टेम्परेचर मेजरमेंट में किया जाएगा, कितने में, टेम्परेचर मेजरमेंट में, यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होगा। अब हम तो इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, यदि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे से एक थर्मोडायनेमिक्स इक्विवेलेंट हो, और दूसरा तीसरे से हो, तो वे थर्ड लास्ट का हो, तीनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। कन्फर्म, इसका यूज थर्मो।
अब प्यारे मित्र, इसका यूज मतलब जैसे कि हम जैसे थर्मोडायनेमिक्स से थर्मामीटर बनाते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, तो इस थर्मोडायनेमिक्स लॉ का वहाँ उपयोग किया जाता है। किसका? जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है प्यारे मित्र? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ना, फर्स्ट लॉ, ये प्यारे मित्र क्या बोलता है, यहाँ से ध्यान दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बोलता क्या है कि यदि अगर सिंपली अगर कोई बोले ये दिया था कौन, पहले देखिए इसने दिया था क्या, जूल। जूल वैज्ञानिक जूल्स लॉ बोलते हैं इसको। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ किसने दिया? जूल ने दिया, कन्फर्म। अब इसका एक सिंपली से कह सकते हैं हम कि अगर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कोई बोले, सिंपल सा तरीका कोई, देखो इसका मैथमेटिकल टर्म पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसका नॉर्मली अगर कोई एक शब्द में पूछे संक्षेप में, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि एनर्जी को न खत्म किया जा सकता है न उत्पन्न किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका सिंपल ही सा तरीका है। लेकिन ये चूंकि हम अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसे खत्म नहीं हो गया। इसका मेन बेसिस पे देखेंगे हम कि ऐसे बोल के निकल गए तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका मैथमेटिकल रूप देखेंगे हमसे बड़ा मतलब अच्छा चीज निकल के आएगा। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई सिस्टम है हमारा, ये क्या है? सिस्टम है। सिस्टम है, तो सिस्टम में अगर हम प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, सिस्टम में अगर हमने एनर्जी, कहने का मतलब हीट दिए हैं, अगर प्लस माइनस जब एनर्जी हीट मतलब हीट इनपुट किया जाए तो प्लस में लिया जाएगा आउट सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब अगर इसमें हीट दिए हैं तो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा, इसने कुछ ना कुछ वर्क किया है। अभी प्लस माइनस वाला का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। यदि किसी ने हीट दिया है इस सिस्टम को तो ये वर्क करेगा। तो प्यारे मित्र वर्क करेगा तो थर्ड लॉ से क्या, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बोलता है क्या? एनर्जी कन्वर्जर ना, एनर्जी कन्वर्जर ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे। बेस्ट है यहाँ देखिए, वेस ऑफ, थोड़ा सा लैग कर रहा है। क्या बता रहे थे? हाँ, बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पे है। किसमें? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। कौन सा लॉ? न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कन्फर्म प्यारे मित्र। और ये जूल्स ने दिया था। इसमें क्या है? एनर्जी कन्वर्जन लॉ क्या है? एनर्जी को न खत्म किया जा सके न उत्पन्न किया है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सके, कन्फर्म। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बताता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में देखें तो ये इंटरनल एनर्जी की डिफाइन करता है। क्या? इंटरनल एनर्जी। किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है प्यारे मित्र? जैसे कि देख लीजिए बेसिस से, होता क्या है कि जैसे कि कोई हमारा सिस्टम है, ठीक, कोई हमारा सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम के बारे में पहले ही थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हम ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा सिस्टम है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जो उनके मतलब जैसे वाइब्रेशन के, उनके मोशन के कारण जो गतिज ऊर्जा हो, जो इंटरनल एनर्जी हो, जो एनर्जी हो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, वही हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। किसके? इंटरनल एनर्जी होगा। तो थोड़ा सा हम देख लें कि मॉलिक्यूल्स के लेवल में जो सिस्टम में एनर्जी हो वही इंटरनल एनर्जी है हमारी।
इसको यू से लिखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बेसिक है प्यारे मित्र। ये ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ पे यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे लगे, इसको जुल दिया, सिस्टम को इम्प्रूव किए, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है कौन, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। अब मैथमेटिकल टर्म में देखें प्यारे मित्र, देखिए मैथमेटिकल टर्म में देखें हम तो क्या निकल के आया यहाँ से, देखिए बहुत अच्छा से मैथमेटिकल टर्म में देखें तो लिख सकते हैं क्या, डेल क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्लू। अब बता दे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू का कहने का मतलब क्या है। देखिए अब जैसे कोई हमारा सिस्टम है, कोई हमारा यहाँ सिस्टम था, ये हमारा सिस्टम था, इसमें हीट इनपुट किए हैं हम, हीट इनपुट किए हैं, तो ये कुछ न कुछ वर्क करेगा, ये कुछ न कुछ वर्क करेगा, हमारा कुछ न कुछ वर्क करेगा। अब डेल्टा, चूंकि डेल्टा क्यू हीट और वर्क पाथ पर फंक्शन होते हैं, किसके पाथ फंक्शन होते हैं, यानी कि एक प्रोसेस के अनुसार चलते हैं, यानी कि कह सकते हैं पाथ फंक्शन है, तो इसलिए इनको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के रूप में लिखा जाता है, जबकि डेल्टा ई एग्जैक्ट डिफरेंशियल में होगा। एग्जैक्ट मतलब कहने का मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट है हमारी, डेल्टा ई हीट है, ये हमारा डेल्टा डू वर्क है हमारा, और डेल्टा ई क्या है, टोटल एनर्जी, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इस सिस्टम की क्या हो सकती है, यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी डेल्टा ई क्या है हमारी, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस क्या इंटरनल एनर्जी। काइनेट टोटल, कोई थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में पूरा डिफाइन कर रहे हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में क्या है, डेल्टा ई क्या है, टोटल एनर्जी है हमारी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। कन्फर्म प्यारे मित्र, इतनी सारी चीजें हो गई हम। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है क्या, इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है। मान लीजिए हमारा सिस्टम प्यारे मित्र, हमारा सिस्टम ऐसे रुका हुआ है, हमारा सिस्टम रेस्ट पे है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये वाला कलर ले ना, सफेद ले लेते हैं, ठीक है, विजुअल है कि नहीं, हाँ ठीक है। देखो मान लीजिए सिस्टम हमारा, सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट में है, किसमें, रेस्ट में है। तो हम क्या देख सकते हैं, रेस्ट में होगा, रुका होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी प्यार में, तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अच्छा मान लीजिए अगर डेटम से मान लीजिए ये डेटम हमारा, यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारा, तो ये जो होगा तब पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो यही तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, mgh। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिस्टम हमारा इसी समतल पे आ जाए, ये वाला सिस्टम इसी भी समतल पे आ जाए, तो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्यारे मित्र, डेल्टा क्यू बराबर डेल यू प्लस क्या, समझ में आया नहीं, होगा क्या कि यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से देखना था क्या, देखिए इसमें जीरो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो बचा क्या, बचा हमारा डेल्टा यू। ये हमारा बेसिकली इसका यूज हर जगह किया जाता है, ठीक है ना। अब प्यारे मित्र थोड़ा सा इसको हम और डिराइव करते हैं, जैसे कि कहने का मतलब कि हम देखे क्या सीखे क्या, हम देखे क्या सीखे क्या प्यारे मित्र, हमेशा देखिए इसे सीखे क्या, डेल्टा क्यू, आज देखिए क्या था, डेल क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल डब्ल्यू, यही था हमारा ना। अब इसमें हम देखें क्या है, इसमें हम बेसिकली देखे हैं कि अगर हमारा सिस्टम ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से देख लीजिए, एक बार रिवाइज करते रहे हैं जल्दी जल्दी से, काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और प्लस चेंज इन
चेंज इन क्या है, इंटरनल एनर्जी ना। अगर हमारा रेस्ट में है सिस्टम, हमारा रेस्ट में है सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। यदि हमारा सिस्टम रेस्ट में है, रेस्ट में है, कंफर्म प्यार है, रेस्ट, तो होगा क्या, होगा क्या, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमारा निकल के आएगा क्या, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्लू को इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी नहीं, ये पाथ पे डिपेंड करता है। और डेल्टा यू हमारा इंटरनल एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये स्टेट पर डिपेंड करेंगी, यानी पॉइंट पर डिपेंड करेंगे। इतनी सारी चीजें निकल के आ गए प्यारे मित्र। अब डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, साइन देखिए यहाँ से। साइन में यदि हमारा ये सिस्टम हुआ जैसे ना, अगर हीट इनपुट कर रहे हैं हम, हीट इनपुट होगी तो डेल्टा क्यू हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि मान लीजिए हीट निकल रही है यहाँ से, यहाँ से हीट निकल रही है, तो हमारा क्या होगा, डेल्टा क्यू निगेटिव होगा, कन्फर्म। अगर हीट निकल रही है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और हीट इनपुट हो रहा है डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कंफर्म। इसके बाद यहाँ से देखें, यदि वर्क के बारे में देख ले, वर्क हमारा सिस्टम से हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हो रहा है, तो हमारा डबला यानी वर्क जो होगा, वर्क जो होगा, कार्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम पे वर्क करें हम तो निगेटिव हमारा वर्क होगा, कन्फर्म प्यारे मित्र। यही बेसिक थोड़ा सा देखना था। साइन कन्वर्सन बता दिए कि जब सिस्टम में हीट इनपुट किया जाए तो पॉजिटिव लेना है, जब सिस्टम से हीट निकले तो निगेटिव लेना है, जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए तो पॉजिटिव वर्क लेना है, जब सिस्टम पे वर्क किया जाए तो निगेटिव डब्ल्यू लेना है, कन्फर्म प्यारे मित्र। बेसिक था एकदम, साइन कन्वर्सन बता दिए। अच्छा, ये डेल्टा यू क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए डेल्टा यू है क्या, डेल्टा यू के बारे में देखें हम, डेल्टा यू है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा होती क्या है, मालिक्यूल्स के लेवल में जो सिस्टम में एनर्जी हो सर, वही इंटरनल एनर्जी होती है, कन्फर्म प्यारे में। तो डेल्टा यू सिस्टम की प्रॉपर्टी है प्यारे में, क्या है ये थोड़ा सा लिख लीजिए, ये सिस्टम की यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। इतना सारी चीजें कंफर्म। अब थोड़ा सा हम आपको क्या बताने वाले थे, हाँ देखिए, इतना कंफर्म हो गया, सारी चीजें हो गया, साइन कन्वेंशन बताइए, ये सारी चीजें। अब जान लीजिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए बता दें, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए बताने के मतलब, जैसे साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम अगर ग्राफ खींचे पी और डी, थर्मोडायनेमिक्स से पी वी के बीच है ना, साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है कि मान लीजिए पॉइंट ए से स्टेट वन से स्टेट टू के लिए कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ, पॉइंट ए यानी स्टेट ए से स्टेट बी के लिए थर्मोडायनेमिक्स हुआ, फिर इसके बाद ये जो हुआ, हुआ कहने का मतलब कि ये फिर इसके यहाँ से पॉइंट से फिर इसकी इनिशियल पॉइंट पे चला गया, यानी 2 से 1 गया, तो ये हुआ क्या, ये पूरा का पूरा प्यारे में तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ, यानी कि ये सिस्टम जहाँ से चले फिर फाइनली पॉइंट वहीं पे पहुँच जाए, यानी कि वही स्टेट आ जाए, तो ये क्या हुआ, एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ प्यारे में। तो साइक्लिक प्रोसेस में हुआ क्या कि एक ओरिजिनल स्टेट मतलब जो स्टार्टिंग था और फाइनल स्टेट दोनों सेम ही होगा ना। तो अब करते हैं क्या है कि चूंकि स्टेट पे डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ। तो हमारा डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो बचेगा क्या, होगा क्या फिर, साइक्लिक प्रोसेस में थी साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा डब्लू, कन्फर्म प्यारे मित्र। बस यही होगा, हम ये क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, मान लीजिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, कोई हमारा सिस्टम है, ऐसे न्यूमेरिकल आ जाएगा कभी कभी, ये हमारा सिस्टम है, अब इसमें कुछ हीट इनपुट किए हैं हम और कुछ हीट यहाँ से निकल रही है, कन्फर्म। इसके बाद कुछ वर्क हुआ हमारा और कुछ वर्क हम
इस पे कर दिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन में बोल देगा कि प्यारे मित्र ये जो हुआ है एक साइक्लिक प्रोसेस में हुआ है, यानी कि इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, ये वाला बराबर, ऐसे लिख लें थोड़ा सा अच्छे से ना सारी चीजें। हम कह सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए, हम कह सकते हैं बेसिक सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं समेशन ऑफ साइक्लिक इंटीजर, समेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बराबर समेशन ऑफ साइक्लिक डेल्टा डब्लू, यानी कि पूरा वर्क हीट जो इनपुट करेंगे टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। कब, साइक्लिक प्रोसेस में, किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में प्यारे मित्र। इतनी सारी चीजें क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए क्या, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर हम बोल दें प्यारे मित्र कि प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू प्यारे मित्र। और इसके बाद अगर ये सारा कंडीशन ना दिया हो तो एक कंडीशन ये डेल्टा बराबर डेल्टा ई प्लस। अब ये तीन रूप, थर्मोडायनेमिक्स तीन रूप हैं प्यारे में, तीनों हम आपको बता दिए। ये बता, ये डिफाइन किसको करता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। ये किसके बेस पे है, ऊर्जा संरक्षण के बेस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस पे। इसका यूज क्या किया जाता है प्यारे मित्र, इसका यूज हम आगे बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हीट कितना किया, वर्क कितना किया, सारी चीजें हैं, ठीक। अब जैसे कि अब इसका अलग अलग फॉर्म है, जैसे यहाँ कभी कभी लिख देते हैं P इंटू टी वी, तो कभी D इंटू पी वी। तो हम बताएंगे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या किसके लिए है, वो आगे हम देख लेंगे प्यारे मित्र। तो हम देखेंगे क्या, इतना बेसिक बेसिक चीजें देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ प्यारे मित्र। इतना कच्चा चीज कन्फर्म हो गया प्यारे मित्र। चलिए यहाँ आगे देखिए, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ला थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, थोड़ा फ्लो में बता देते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज इसी का है। इसमें दो चीजें हैं, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स देखिए, थर्मोडायनामिक्स सेकेंड ला में हम देख लें, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ला में देखें, इसमें क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो स्टेटमेंट क्या है, पहला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट स्टेटमेंट दूसरा क्या है प्यारे मित्र, दूसरा क्लासियस क्लासियस स्टेटमेंट। पहला क्या है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा क्या है क्लासियस स्टेटमेंट। अब प्यारे मित्र केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो हमारा किस पे यूज होता है, ये हमारा हीट इंजन के लिए यूज होगा। किसके लिए, हीट इंजन के लिए, किसके लिए, हीट इंजन के लिए, ठीक है ना, हीट इंजन के लिए। अब क्लासियस स्टेटमेंट जो होगा हमारा, ये हमारा ये हमारा किसके लिए, हीट पंप, हीट पंप, हीट पंप और RAC रेफ्रिजरेटर के लिए। कंफर्म यार मित्र, ठीक ठीक ओके। तो अब जैसे क्या है कि इसमें हीट पंप के लिए और RAC यानी रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर यानी कि RAC गड़बड़ है, रेफ्रिजरेटर लिख लीजिए, RAC हम पूरा नहीं कह सकते, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो इसमें था क्या, कुछ था नहीं प्यारे में, तो बेसिक सा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। हम आपको बताएंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है क्या और क्लासियस स्टेटमेंट क्या है। इसी में प्यारे में तो अब याद आ गया, एक चीज और आपको निकल के आएगा, एक और निकल के आएगा PMM1 और PMM2। ये दोनों प्यारे मित्र इसी में हम डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है। PMM इंटरव्यू में पूछ लिया जाता, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है ना। इसका डिफिनीशन है, इसको हम भी देखेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है अच्छे से। तो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में केल्विन स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट।
तो इस पे हीट इंजन होता है, इस पे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होता है। अच्छा हम देख लें केल्विन स्टेटमेंट बोलता क्या है। केल्विन स्टेटमेंट बोलता क्या है ना, देखिए केल्विन स्टेटमेंट बोलता क्या है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम आपको, अच्छा इसको आगे नहीं ले चल के, हाँ यहाँ से देखिए केल्विन स्टेटमेंट बोले क्या क्या, यहाँ से देखिए केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट, ये क्या होता है केल्विन, देखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोला क्या कि यदि हम कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है या कोई हीट इंजन डिजाइन, ऐसी कोई डिवाइस बनाना असंभव है, ऐसी कोई डिवाइस, एकदम नॉर्मल भाषा में जाइए, ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना असंभव है जो बिना हीट रिजेक्ट किए वर्क कर दे, बिना हीट रिजेक्ट किए वर्क करती है। मान लीजिए, अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा हीट, ये क्या है हमारा हीट इंजन, क्या है हीट, हीट इंजन है। अब मान लीजिए किसी सोर्स से, अब केल्विन स्टेटमेंट प्लांक स्टेटमेंट जो होता है प्यारे मित्र, अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषा, लेकिन उनका मीनिंग क्या है वो बेसिकली सब में सेम है। कहने का मतलब अगर कोई भी मान लीजिए ये सोर्स है हमारा, सोर्स कहने का मतलब इसके इसके पास अथाह सागर में एनर्जी है, इसके इससे हम एनर्जी निकालेंगे तो इसमें कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा प्यारे मित्र। तो अब क्या मान लीजिए यहाँ से हम इसका मान लीजिए टेम्परेचर T1 है या TH है, ठीक है, हायर टेम्परेचर है, अगर हम इससे हीट लिए, क्या लिए, हीट लिए, हीट लिए मान ले, तो अब प्यारे मित्र ये जो है, ये कि टोटल टोटल हीट जो है हमको वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ध्यान दीजिए, वर्क में कन्वर्ट करेगा, ध्यान दीजिए, टोटल हीट वर्क में निकाल देगा या नेटवर्क, नेटवर्क ना, कहने का मतलब कि अगर ये हमारा इंजन है, इसमें हीट दिए तो वर्क कर दिया, ऐसी डिवाइस केल्विन प्लांक ने बताया कि ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है, यानी कि ऐसी डिवाइस को हम बना नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते, बताएं कि इसके लिए एक अलग से रिजर्वायर यानी सिंक होगा, उसमें कुछ न कुछ हीट लॉस होगा, तभी हम कुछ न कुछ वर्क कर सकते हैं, कन्फर्म है। तो ये इंजन हमारा पॉसिबल नहीं है, ये इंजन हमारा पॉसिबल नहीं है हमारा। तो होगा क्या कि यानी कि इसमें कुछ न कुछ हीट रिजेक्ट होगा, यानी कह सकते हैं TH इंटू ये मान लीजिए हीट इंजन है हमारा, ठीक है, तो अब कुछ न कुछ हीट दूसरे सिंक को देगा लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और उसमें कुछ न कुछ वर्क मिलेगा, तब तब नेट होगा, चीजें कंफर्म। ये वाला डिवाइस हमारा सही है। केल्विन प्लांक ने बोला सीधा सीधा ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जिसमें हीट इनपुट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो, यानी कि अलग से कुछ न कुछ डिवाइस ऐसी जरूर होगी जिसमें कुछ न कुछ हीट को लॉस हो। यहाँ से देखिए एक क्यू इन हुआ तो हीट लॉस हुआ, तो वर्क कितना बनेगा, डब्लू नेट कितना बनेगा, वर्क डेल्टा 1 माइनस, इसमें से तो ये निकला, दोनों को जोड़ेंगे तो यही होगा ना, तो ये होगा फिर, ऐसी कोई डिवाइस बनाना असंभव है जिसमें बिना हीट रिजेक्ट किए वर्क मिल जाए हमको, यही केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, अब ये जो है प्यारे मित्र, यही डिवाइस हमारा क्या है, यही डिवाइस हमारा PMM2 है, ये डिवाइस क्या है PMM2 है, ये क्या है PMM2, पंक्चुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड।
अब चूंकि अगर कोई बोल दे पंचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड की इफिशियंसी निकालिए, तो इफिशियंसी थोड़ा सा देखिए, इफिशियंसी बराबर होता है नेटवर्क, नेटवर्क बटे क्या, नेटवर्क बटे हीट इनपुट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा वन बराबर, ये लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये एक होगा, यानी 100%। यानी कह सकते हैं PM2 की जो इफिशियंसी होगी वो कितना होगा, वो 100%। कन्फर्म, PM2 की इफिशियंसी कितना होगा, 100% होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी कहीं पूछ लिया जाता है, PM2 की इफिशियंसी कितनी होगी, 100% होगी। अच्छा, PMM की इफिशियंसी कितना होगा, अभी बताएंगे, थोड़ा सा था। ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जिसमें हीट इनपुट करने के बाद टोटल वर्क बना दे, यानी कि कुछ कुछ हीट रिजेक्ट होगा, ऐसी डिवाइस नहीं बना सकते। तो डिवाइस कैसी बना सकते हैं, कुछ न कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। यही हमारा अंक स्टेटमेंट है। ये किस पे वर्क करता है, हीट इंजन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, हीट इंजन। कन्फर्म पे यार में। चले आगे, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या था, केल्विन क्लासियस स्टेटमेंट। क्या था, क्लासियस स्टेटमेंट। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट थोड़ा सा देखना ही है क्या लिखे। क्लासियस स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लिया। ये यूज किसके लिए होता है, हीट पंप के लिए होता है और रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होता है। ये स्टेटमेंट क्या बोला, ये स्टेटमेंट बोला कि कोई भी डिवाइस अगर लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर कर रही है तो उसमें कुछ न कुछ वर्क ट्रांसफर करना पड़े। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हमें हीट निकालना हुआ, नॉर्मली में बेसिकली में होता क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को ही जाता है। लेकिन अगर हमको ऐसी कोई डिवाइस है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट को ट्रांसफर करना है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क इनपुट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क इनपुट करना पड़ेगा। तो यही बोला है कि क्लासियस स्टेटमेंट कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना असंभव है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर कर दे बिना वर्क के। यानी बिना वर्क के हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वर्क हमको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा ये हमारा दो सोर्स हैं, दो हमारा सोर्स हैं। सोर्स कहने का मतलब इनके पास अथाह हीट कैपेसिटी है, इनसे कुछ हीट निकालेंगे तो कुछ कन्फर्म टेम्परेचर पर मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा ना। तो अब मान लीजिए ये लोअर टेम्परेचर TL है, लोअर टेम्परेचर TL है, हायर टेम्परेचर क्या है, TH है। कन्फर्म। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर ना, अगर हम इससे हीट निकालें Q2 और इसको हायर टेम्परेचर पे दें, कुछ भी हीट हायर टेम्परेचर पे दे दें, यहाँ से T1 T2 हटा दीजिए ना, तो ऐसी डिवाइस पॉसिबल है। ये हमारा क्या है, हीट पंप है, एक तरह हीट हीट पंप या आर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ऐसी कोई डिवाइस है, ये हमारा हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। काहे पॉसिबल नहीं, इसमें कुछ न कुछ वर्क हमको देना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क हमको देना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो बनेगा कैसे, बनेगा प्यारे मित्र, यह इधर देखिए, बनेगा क्या, TH TL हीट पंप है हमारा। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये लोअर टेम्परेचर हीट लोड से किसकी ओर ट्रांसफर करें,
हायर की हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क कुछ इनपुट करना पड़ेगा, वर्क कुछ न कुछ इनपुट करना पड़ेगा। तो यही क्लास असिस्टेंट मैंने बोला कि हमको कुछ न कुछ वर्क देना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क देना पड़ेगा प्यारे मित्र, तभी हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट को ट्रांसफर कर पाएंगे, नहीं तो हीट को हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे प्यारे मित्र। तो यही है, ये यूज किसके के लिए होता है, ये यूज होता है प्यारे मित्र किसके लिए, हीट पंप के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। इतनी सारी चीजें क्लियर चले गए। अच्छा, इसमें निकालते क्या है, हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी निकालते हैं, क्या सीओपी, सीओपी क्या है, सीओपी क्या है, जैसे कि हीट पंप में, सॉरी हीट इंजन में हम इफिशियंसी निकालते हैं, तो अब इसमें क्या निकालते हैं, सीओपी निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, हीट इंजन या हीट पंप का ना, तो हम हीट मतलब हीट पंप का या रेफ्रिजरेटर का, तो थोड़ा सा हीट इंजन, हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर, सॉरी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर कोई सिस्टम है ना, बेसिकली से कोई सिस्टम है हमारा, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, हीट पंप है, और इसके बाद एक हमारा ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रेफ्रिजरेटर, ये एंटी क्लॉक वाइज चले, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, चुपका है एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि इसमें वर्क इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क इनपुट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, टी एच है, ये क्या है, टी एल है, ये क्या है, टी एल है, ये क्या है, टी एच है, इसमें वर्क इनपुट करना पड़ेगा, जी हाँ वर्क इनपुट करना पड़ेगा, वर्क इनपुट करना पड़ेगा, ठीक, ये इनपुट है हमारा, कन्फर्म, वर्क इनपुट करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा हीट रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है, चूंकि हीट पंप में हमेशा याद रखिएगा, हीट पंप में जो हमारा ये डिजायर इफेक्ट होता है, क्या होता है ये, चूंकि यहाँ से हीट लेगा Q2 और यहाँ हीट दे देगा क्या, Q1, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिजायर इफेक्ट होता है। जबकि रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर करता क्या है, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करता है, यानी कि उसको मतलब कम करेगा, तो उसमें होगा क्या, ये हमारा क्या होगा, Q2, यहाँ से देखिए क्या होगा, Q2, Q2, ये क्या है, तो हमारा यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या होगा, यहाँ से देखिए हमारा डिजायर इफेक्ट होगा क्या, यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या है हमारा, डिजायर इफेक्ट Q1 है, किस में, हीट पंप में, यहाँ डिजायर इफेक्ट क्या है हमारा, यहाँ से डिजायर इफेक्ट हमारा है Q2, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर ठंडा करना है, कूल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिजायर इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, Q2 हो, यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या होगा, Q1 होगा। यानी कि हीट पंप कहाँ पे यूज करेंगे, जब किसी कमरे को गर्म करना हो या किसी वस्तु, किसी इन्वायरमेंट को गर्म करना हो, तो वहाँ हम यूज करेंगे हीट पंप का, कन्फर्म। तो हम क्या देखते हैं, हम दोनों ही ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे, सीओपी निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम थोड़ा सा बताए थे आपको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किट का, किसका, हीट पंप का, तो हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, तो डिजायर इफेक्ट, क्या डिजायर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट
डिजायर इफेक्ट बटे क्या, वर्क इनपुट, क्या वर्क इनपुट। अच्छा भैया ये बताइए कि डिजायर इफेक्ट यहाँ पे है क्या, डिजायर इफेक्ट है क्या, डिजायर इफेक्ट हमारा यहाँ पे हीट पंप में ये है ना Q1, तो Q1 अपान क्या होगा W, क्या वर्क इनपुट। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, हीट पंप का प्यारे मित्र, हीट पंप का, कन्फर्म। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालिए किसका, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालिए रेफ्रिजरेटर का। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट यानी कि रेफ्रिजरेटर इफेक्ट बटे और क्या होता है प्यारे मित्र, और क्या होगा हीट वर्क इनपुट, क्या वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, कन्फर्म। तो अच्छा रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है क्या, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है क्या, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है क्या, डिजायर इफेक्ट है क्या, यहाँ पे डिजायर इफेक्ट है क्या, ध्यान दीजिए डिफाई क्या Q2 है हमारा, कन्फर्म। तो यहाँ लिख लीजिए Q2 और वर्क इनपुट क्या हुआ ये वाला, कन्फर्म ना, कन्फर्म। इसमें डिजायर इफेक्ट क्या है Q1 था, इसमें यही मेन डिफरेंस है। अच्छा दोनों में रिलेट करें तो COP ऑफ हीट पंप अगर हम निकालेंगे तो COP ऑफ हीट पंप कोई बोले बराबर होता क्या है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, दोनों में रिलेट होता है। ठीक, अगर कोई हीट पंप का COP दे दे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दे, तो रेफ्रिजरेटर का 1+ होता, मतलब करके निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज और जानिए, COP ऑफ हीट पंप जो होगा, COP ऑफ हीट पंप जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ दिखने का मतलब ये किसके उल्टा होता है, वर्क बटे किसके उल्टा होता है, हम बताए थे इफिशियंसी बराबर होता क्या है, इफिशियंसी बराबर होता है नेटवर्क बटे Q1, तो ये इसके उल्टा है ना, तो इसके बटे 1 है, कन्फर्म। तो इतना रिजल्टेंट जानिए न्यूमेरिकल के लिए बता दिए हैं आपको, ये सारी चीज बता दीजिए। अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो Q प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर के टर्म में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं T1 लिख देंगे, यहाँ W इन क्या लिख सकते हैं TH माइनस TL, ये क्या T1 क्या है H है ना हायर टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ Q2 क्या है TL है यानी लो टेम्परेचर, बटे क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए लो टेम्परेचर T2 है क्या लोअर टेम्परेचर, बटे वह इनपुट क्या होगा TH माइनस TL, कन्फर्म। यही सारा चीज है, इसमें था क्या, इसमें था कुछ नहीं, बेसिक्स में बस इतना था कि वर्क इनपुट ये इनपुट तो वो इनपुट, कुछ करना नहीं, इसमें ध्यान देना है डिजायर इफेक्ट ये रहेगा हमारा, इसमें डिजायर इफेक्ट ये वाला रहेगा। तो हम इतना क्लासियस स्टेटमेंट में लगभग सारी चीजें हम कंफर्म कर ली, ठीक है। अच्छा ये कब लगाएंगे हम, जब रिवर्सिबल होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा तभी ये होगा, तभी हम लगाएंगे, और नहीं होगा तो Q1/W1 ये तो दोनों के लिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इतने सारे। अब हम थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ केवल इतना बोल जानिए कि 0 केल्विन पर किसी भी, अच्छा सेकेंड लॉ क्या बताता है, सेकेंड लॉ अगर बेसिकली कहीं कहीं इंट्रोपी मिल जाए आपको तो इंट्रोपी को डिफाइन करता है सेकेंड, फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को, कन्फर्म। तो और एक चीज बता दें थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ बोलता क्या है, बेसिकली पहले ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ कोई बोले बेसिक में 0 केल्विन पर किसी भी सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सब्सटेंस का 0 केल्विन पर जो इंट्रोपी होगी वो चेंज इन इंट्रोपी होगी वो 0 होगी, कहने का मतलब 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस की इंट्रोपी जो होगी वो 0 होगी, या हम 0 केल्विन क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की इंट्रोपी शून्य होती है, ये सब क्या थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ है, इसका कहीं इससे ज़्यादा कहीं यूज नहीं है जेई के लेवल की जाए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा प्यारे हमें तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट जीरो लॉ क्या बताया टेम्परेचर में, यहाँ से देख लीजिए एक बार कन्फर्म सारी चीज़ें,
रिवाइज कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ ला ना, ये क्या बताता है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो फर्स्ट ला ना, फर्स्ट ला। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ला ना। तो ये क्या बताता है, ये इसका बेस है टेम्परेचर मेजरमेंट। किसके बारे में, टेम्परेचर मेजरमेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट। ये क्या है, ये इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। ये क्या है, ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है। एंट्रोपी की कोई बोले एंट्रोपी को डिफाइन करना मतलब सेकेंड ला बोल दिया। अच्छा, ये किस पे बेस है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बेस पे है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर के बेस पे है। ये किसके बेस पे है, थर्मोडायनामिक्स पे, एनर्जी को न उत्पन्न किया जाना खत्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है। ये किसके बेस पे है प्यारे मित्र, ये भी फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। अच्छा, कोई पूछे था फर्स्ट लॉ क्या बता, ये हीट की यानी एनर्जी की क्वांटिटी बताता है, और एनर्जी की क्वांटिटी का फ्लो सेकेंड ला बताता है। फ्लो का थर्मो मतलब एनर्जी की फ्लो का डायरेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें कि कौन बताएगा, सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ला। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला क्या बताएगा, क्वांटिटी ऑफ मजर मतलब उसका मात्रा कितनी है हीट की, वर्क कितना हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये सब कितना बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला बताएगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ला क्या बताएगा कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हीट का फ्लो किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है, वर्क कितने रेट से दिया, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। ये एंट्रोपी को एनर्जी के जैसे कि छोटे छोटे इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको बता दें। तो प्यारे मित्र, टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी क्लासेस चले रहेंगे प्यारे मित्र। तब तक के लिए जय हिंद, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।